चलो, इंडियन पॉलिटी, अब हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी के बारे में। तो हम इसको डिफरेंट पार्ट्स में अपने कॉपी में लिखे हुए हैं, जो कि मेरा बनाया हुआ डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट 1 का। पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, ठीक है। तो चलो पहले चलते हैं 1947 के पहले 1934 में चलते हैं, ठीक है ना, बिफोर 1947। तो 1934 में आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ये दिया गया एम.एन. रॉय के द्वारा, ठीक है ना। एम.एन. रॉय 1934 में ये आइडिया दिए कि हम लोग को एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ठीक है। तो 1934 में एम.एन. रॉय ये आइडिया दिए। 1935 में जस्ट एक साल बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस इसको डिमांड कर दिया ऑफिशियली फ्रॉम ब्रिटिशर्स। 1935 में डिमांड कर दिया, तो बहुत संघर्ष हुआ। फिर उसके 5 साल बाद मतलब 1940 में एक्सेप्ट हो गया ये इन अगस्त ऑफर, इसका नाम दिया गया अगस्त ऑफर, ठीक है। 1934 में एम.एन. राव आइडिया दिए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का, ठीक है। 1935 में डिमांड किया गया ऑफिशियली फ्रॉम ब्रिटिशर्स। 1940 में एक्सेप्ट हो गया इन अगस्त ऑफर। और 1946 का अगर बात करें उसके जस्ट 6 साल बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना अंडर कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पूरे कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया अंडर कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में, ठीक है। तो अब जब ये बना तो इसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करने के लिए आए। तो इसमें से 296 टोटल 389 पर्सन थे, टोटल 3 इतने लोग आने वाले थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। टोटल 389 पर्सन आने वाले थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो कि अपना अपना राय देंगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। जिसमें 296 पर्सन जो थे वो थे प्रोविंसेस ब्रिटिशर्स, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोविंसेस ब्रिटिशर्स, मतलब जो ब्रिटिश के अंदर राज करते थे, ब्रिटिश के अंदर राज करने वाले थे प्रोविंसेस ब्रिटिशर्स। और 93 जो थे वो राजा लोग थे जो शामिल होने आए थे, इसको हम लोग प्रिंसली स्टेट भी बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन बाद में ये पता चला कि राजा लोग हिस्सा नहीं लिया, राजा लोग हिस्सा नहीं लिया, ठीक है। तो 296 थे प्रोविंसियस ब्रिटिशर्स जो कि ब्रिटिशर्स के अंदर में राज करते थे, और 93 थे प्रिंसली स्टेट राजा लोग थे जो शामिल होने यहाँ पे आए थे। इसमें से 389 में से 9 वुमेन भी थी जो कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर थी, मतलब 380 मेन मान लो और 9 वुमेन, तो 9 औरत भी थी जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर थी, ठीक है। चलो अब ये सब तो हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। तो अब मीटिंग्स का बात है, ठीक है ना। तो 9 दिसंबर 1946 को सबसे फर्स्ट मीटिंग हुआ, ठीक है। देखो 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन आया अंडर कैबिनेट मिशन प्लान में, ठीक है ना। तो 9 दिसंबर, 9 याद करना, सबसे लास्ट मंथ 1946 का। तो 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुआ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पहला प्रेसिडेंट बना दिया गया क्योंकि उनका एज ज़्यादा था। तो 9 दिसंबर को फर्स्ट मीटिंग हुआ। फिर सेकेंड मीटिंग हुआ 11 दिसंबर को, ठीक है। इसमें राजेंद्र प्रसाद को असली में प्रेसिडेंट चूज कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का। तो प्रेसिडेंट बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वाइस प्रेसिडेंट बने एच.सी. मुखर्जी, प्यार से बोलो हाई कोर्ट मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट बने, और बी.एन. राव बने एडवाइज़र। फिर 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू पेश किए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाद में जाके प्रियम्बल बना, प्रियम्बल हम लोग बोलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मतलब कि हमारे दिमाग में क्या क्या रहना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय, ठीक है ना। मतलब इसके पीछे फिलॉसफी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके पीछे क्या क्या रहना चाहिए हम लोग के दिमाग में कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय। तो फिर डिसाइड हुआ कि कमेटी बनाया जाए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, मतलब फिर डिसाइड हुआ कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली तो बनेगा ही जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, लेकिन बहुत सारे कमेटी बनाया जाए। और इस सब कमेटी का डिफरेंट चेयरमैन बना दिया गया और सबको अपना अपना काम दे दिया गया, तुम इस फील्ड में देखो, इस फील्ड में देखो। तो देखो बहुत सारे डिफरेंट कमिटीज़ का नाम लेता है और उसका चेयरमैन देखते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है, ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके जो चेयरमैन थे वो थे भीमराव अंबेडकर। अब देखो यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट कमेटी। देखो यूनियन स्टेट आ रहा है ना, तो मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इसके चेयरमैन। फिर आता है स्टीयरिंग कमेटी एंड रूल्स ऑफ प्रोक्योरमेंट कमेटी। स्टीयरिंग
स्टीयरिंग कमेटी एंड रूल्स ऑफ प्रोक्यूरमेंट कमेटी, इसके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दो ही था, एक स्टीयरिंग तो बहुत आसान से याद हो रहा है, और आर से रूल हो गया, आर से राजेंद्र हो गया। तो स्टीयरिंग कमेटी एंड रूल ऑफ प्रोक्यूरमेंट कमेटी के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, एडवाइजरी कमेटी, और प्रोविंशियल कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। एडवाइजरी कमेटी और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे सरदार पटेल। एडवाइजरी कमेटी और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो थे सरदार पटेल थे। ठीक है, सब कमेटी बन गया। तो 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार होने में। इसको सिंपल में हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, 3 साल माइनस 12 दिन, तो 2 साल 11 महीना 18 दिन। चलो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को ये कॉन्स्टिट्यूशन जो हम लोग का जो बना था वो एडॉप्टेड हो गया और इनेक्टेड हो गया। एडॉप्टेड एंड इनेक्टेड, लागू नहीं हुआ है। देखो 26 जनवरी 1950 में जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी तरीके से लागू हो गया है, 26 जनवरी 1950। ठीक है, लेकिन एडॉप्टेड और इनेक्टेड कब हुआ? थोड़ा पीछे आ जाओ, 26 का 26 रहने तो जनवरी मतलब थोड़ा 1 महीना 2 महीना पहले जो नवंबर, और 1940, तो 26 नवंबर 1949 को एडॉप्टेड एंड इनेक्टेड, 26 जनवरी 1950 को ये पूरी तरीके से लागू हो गया। एक चीज़ याद रखना, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग बोलेंगे भीमराव अंबेडकर जी को। भीमराव अंबेडकर जी को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग बोलते हैं। तो चलो थोड़ा और पहले चलते हैं। तो एक समय का बात है, ये थोड़ा पहले का बात है, 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। उसको हम लोग बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस। इसमें क्या था वो बोले थे, मीन्स हम लोग सब काम करेंगे, फ्रीली काम करेंगे, लेकिन ब्रिटिशर्स के अंदर में काम करेंगे। ये 1928 में नेहरू रिपोर्ट दिया गया था। अब जो ये नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया था बाय मोतीलाल नेहरू, तो नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो थे इसके खिलाफ थे कि हम लोग क्यों ब्रिटिशर्स के अंदर में काम करेंगे। इसलिए ये लोग डिसाइड किए कि एक सेशन रखा जाए। तो उसी सेशन को बोलते हैं लाहौर सेशन। तो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर सेशन हुआ रावी नदी के किनारे। ठीक है, 31 दिसंबर, यानी कि देखो 1928 में तो नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया। फिर उसके एक साल बाद मान लो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर सेशन हुआ रावी नदी के किनारे। इसमें अंग्रेज़ों के द्वारा डोमिनियन स्टेट स्वीकार नहीं किया गया था, इसलिए सभी इंडियंस बहुत खुश हो गए और वो लोग बोले कि अब हम लोग फुल इंडिपेंडेंट मांगेंगे, पूर्ण स्वराज मांगेंगे अंग्रेज से। इसके बाद 26 जनवरी मतलब 31 दिसंबर जैसे पार हुआ 1929, तो 1930 आ गया, तो 26 जनवरी 1930 के दिन कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया। यही कारण है कि आज भी हम लोग 26 जनवरी को ही इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। ठीक है, इसलिए मनाते हैं क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे मना लिया गया था पहले ही। चलो अब देखते हैं 24 जनवरी 1950। ठीक ना, हमारा देश अगर हम लोग बोलेंगे कब हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन जो आया लागू हुआ, तो वो तो 26 जनवरी 1950 है। तो उसके 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को लास्ट मीटिंग रखा गया बाय कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, और इसमें 2 गीतों को अडॉप्ट किया गया। एक है नेशनल एंथम, एक है नेशनल सॉन्ग। नेशनल एंथम जन गण मन, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। ये कब हुआ? 24 जनवरी 1950। और राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट बना दिया गया इंडिया का। कब बनाया गया? मतलब 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट बना दिया गया। अब 26 जनवरी 1950 को 26 को जो कॉन्स्टिट्यूशन है केम इनटू फोर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है लागू हो गया 26 जनवरी 1950। एडॉप्टेड एंड इनेक्टेड 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 को केम इनटू फोर्स और कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स। तो जब बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस समय जो आर्टिकल्स था वो 395 था, लेकिन अभी आर्टिकल हो गया 448। उस समय पार्ट्स था, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उस समय पार्ट था सिर्फ 22, आज हो गया है 25। उस समय जो शेड्यूल था वो था 8 और आज हो गया है 12। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या फीचर्स है, सेलिएंट फीचर्स एंड सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका मेन सोर्स कहाँ क्या क्या है और कहाँ कहाँ से लिया गया है और इसका जो फीचर्स क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ है। सबसे पहले इसका फीचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, सैलिएंट फीचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द होल वर्ल्ड, सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द होल वर्ल्ड। एग्जाम्पल ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का बात करें तो यूएसए का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का बात करें तो इंग्लैंड का है। ठीक है, इंग्लैंड का नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। कुछ और एग्जाम्पल अगर हम लोग देखा जाए इसमें, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसे इसमें बोल कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लोकसभा राज्यसभा, फेडरल सिस्टम है विथ यूनिटरी बेस, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बेस, सेकुलर स्टेट है, मतलब कोई भी धर्म पार्टिकुलर नहीं, इस तरीके से। अब हम लोग देखते हैं इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो इम्पॉर्टेंट सोर्स क्या क्या किस किस कंट्री से लिया गया, तो टोटल 8 कंट्रीज से हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है, 8 कंट्रीज से। सबसे फर्स्ट आता है ब्रिटिश। तो ब्रिटिश से क्या क्या लिया गया देखते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। फिर सिंगल सिटीजनशिप लिया गया है। रूल ऑफ लॉ एंड ऑफिस ऑफ कैग, यही 4 पॉइंट लिया गया है। नाउ यूएसए से भी 4 पॉइंट लिया गया है, वो क्या है, फंडामेंटल राइट, ठीक है, और फिर क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर क्या है, जुडिशियल रिव्यू, हाँ, मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिव्यू किया जा सकता है, और क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, मतलब जितना भी जुडिशरी से रिलेटेड है, जुडिशियल से रिलेटेड है, वो लिया गया हम लोग का यूएसए के थ्रू। क्या क्या है, फंडामेंटल राइट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अब इसके बाद बाकी सबसे एक एक लिया गया, और कनाडा से तो 2 लिया गया था। चलो देखते हैं। अब रसिया मतलब यूएसएसआर, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिया गया रसिया से। आयरलैंड में लास्ट में डी आ रहा है ना, मतलब डीपीएसडी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हम लोग का लिया गया आयरलैंड से। डीपीएसडी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसडी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। नाउ कनाडा से 2 लिया गया, फेडरल सिस्टम एंड रेसिडुअल पावर, फेडरल सिस्टम रेसिडुअल पावर। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया कॉन्क्यूरेंट लिस्ट। तो कॉन्क्यूरेंट लिस्ट क्या होता है, ये एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल के नियम बना सकते हैं। कॉन्क्यूरेंट लिस्ट जो होता है, इंडिया यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों नियम बना सकते हैं मिलकर। फिर जर्मनी तो हिटलर का देश था, तो वो सिर्फ सस्पेंशन का ही बात कर सकता है। तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी वो लिया गया जर्मनी से। और साउथ अफ्रीका से लिया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग बदलाव कर सके, इसलिए साउथ अफ्रीका से लिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट।